दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस वीडियो टेस्ट सीरीज में 7000 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन कराया जा रहा है। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है सारे टेस्ट की, जहां पर जो क्वेश्चंस हैं आपके वो बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे। 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है और साथ ही साथ 15 फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको दिया जा रहा है। क्लास अगर इस वीडियो टेस्ट से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इनमें से आप किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो टेस्ट लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। पहला है वर्ष 2015 में कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। दूसरा है सतत विकास लक्ष्य संख्या 10 का संबंध आर्थिक समृद्धि से है। तो यहाँ पर क्लास देखिए, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो टोटल कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स टारगेट गोल्स सेट किए गए हैं, ठीक है, 2015 में। ये एकदम सही है। और यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, सतत विकास लक्ष्य संख्या 10 का संबंध आर्थिक समृद्धि से इकोनॉमिक ग्रोथ से है, नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात की गई है, तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका सही जो होगा वो केवल 1 होगा, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। तो देखिए क्लास, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2015 में न्यूयॉर्क में किया गया था। वर्ष 2015 में कुल 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 प्रयोजन निर्धारित किए गए थे और इन सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की जो अवधि है वो 2030 तक की है। यहाँ पर आप याद रखिएगा जो एसडीजी गोल्स हैं वो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? अपनी जरूरतों को हम इस प्रकार पूरा करें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारे पोते परपोते बच्चे हैं, उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अब ऐसा मत कर दो कि इतना प्रदूषण फैला दो कि जो आने वाली जनरेशन है वो बेचारे ऑक्सीजन ही ना ले पाए, उनको सांस लेने के लिए मास्क लगा के घूमना पड़े, पानी भी ना उनके लिए स्वच्छ बचे। तो इतनी गंदगी नहीं फैलानी है, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। यही आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब एसडीजी जो है वो आपके प्रीलिम्स के लिए प्लस मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तो कहूंगी इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है परीक्षा में कुछ प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर ये आपकी पूरी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने इन 17 गोल्स को नहीं याद किया है तो आज सबसे पहले इन 17 गोल्स को याद कर लेना, मैं बता दूं। अब देखो, सबसे पहले जो पहला गोल है वो क्या है? गरीबी को खत्म करना, नो पॉवर्टी। अब जब गरीबी खत्म होगी तो दूसरा क्या हो जाएगा? लोगों को भुखमरी खत्म हो जाएगी, लोगों को खाना मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा तो उनकी जो हेल्थ है, ठीक है, उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा है तो एक क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। जब हम लोगों को शिक्षित करेंगे तो उनको एक चीज समझ में आएगी कि लड़कियों और लड़कों में कोई भेदभाव नहीं है, तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी आएगी। क्लीन वाटर सैनिटेशन की बात करते हैं, स्वच्छ पानी और स्वच्छता की बात करते हैं। 7वें में हम अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। 8 में हम डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, जो कि अभी आपके टेस्ट में पूछा था। 9वें में इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है। 10वें में हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करते हैं। ऐसा ना हो कि
1 ही % लोगों के पास सारी वेल्थ चली जाए, या सोसाइटी में किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अमीर अमीर बनता जाए, गरीब गरीब बनता जाए, ये सब नहीं। एक अच्छा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की हम बात करेंगे। 11वें में सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज की बात करते हैं। 12वें में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन की बात करते हैं। 13वें में याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। 14th में लाइफ बिलो द वाटर। अब एसडीजी गोल जो 17 है उसमें आप देखेंगे वाटर टर्म जो है ना वो 2 बार आता है। 6वें में जब हम बात करते हैं तो हम स्वच्छ पानी की बात करते हैं। ठीक है, जल जीवन की बात, जल ही जीवन है, इसकी बात करते हैं। क्लीन वाटर पीने की, सैनिटेशन की हम बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं। और 14th में हम लाइफ बिलो द वाटर की बात करते हैं, मतलब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो जलीय पारितंत्र है, हम उस पर फोकस करने की बात करते हैं। 15 पर लाइफ ऑन लैंड की बात करते हैं। ठीक है, पहले 14 में पानी आ गया, फिर जमीन आ गई। 16th में हम पीस जस्टिस की बात करते हैं, और 17th में जो पार्टनरशिप अलग अलग कंट्रीज के साथ की गई है इन गोल्स को अचीव करने के लिए, उसकी बात की जाती है। तो क्लास में फिर आपको कहूंगी, अगर आपने अभी तक इन गोल्स को नहीं याद किया है तो एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। हो सकता है आरओ एआरओ या पीसीएस में किसी में भी प्रश्न आपका बन जाए। दूसरा प्रश्न अब हम देखते हैं, 1929 में हुए मेरठ षड्यंत्र केस से रिलेटेड है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, और प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए, फिर उत्तर दीजिएगा। इस केस में मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया था तथा मेरठ पर उन पर मुकदमा चलाया था। तो यहां पर देखिए बिल्कुल सही है ये कि 1929 में सरकार ने लगभग 31 समाजवादी नेताओं को गिरफ्तार करके उन पर मेरठ षड्यंत्र केस चलाया था। ये सही है आपका, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इन नेताओं पर आरोप था कि इन्होंने सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास किया है। ये बिल्कुल सही है, यहां पर ये भी याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, इन नेताओं में प्रमुख मुजफ्फर अहमद, ठीक है, वीवी गिरी, फिलिप स्प्रॉट और बेन ब्रेडली थे। तो यहां पर जो मेन लीडर थे उसमें मुजफ्फर अहमद थे, ठीक है, लेकिन वीवी गिरी नहीं थे। फिलिप स्प्रॉट थे, बेन ब्रेडली थे, इसके साथ ऐसे डांगे थे, जोगलेकर थे, ये लोग थे। शौकत उस्मानी थे, याद रखिएगा शौकत उस्मानी का नाम, ऐसे डांगे का नाम, जोगलेकर का नाम, लेकिन वीवी गिरी इसमें शामिल नहीं थे। इस मुकदमे को पूरे संसार में समर्थन मिला, परंतु इससे श्रमिक आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये भी आपका सही है। तो यहां पर आपका 1, 2, 4 सही है, 3 आपका गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर परीक्षा में पूछे कि मेरठ षड्यंत्र कांड में जो लोग फंसे थे उनको बचाने के लिए किसने पैरवी की थी, तो ये भी याद रखिएगा। मेरठ षड्यंत्र में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए राष्ट्रवादी नेता जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एम ए अंसारी, कैलाश नाथ कांजू और MC छागला आदि ने पैरवी की थी। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न। विधानमंडल में गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर स्वराजियों ने कई बार सरकार के विरुद्ध मतदान किया। इस संबंध में स्वराजियों की उपलब्धियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रता और औद्योगिकरण के समर्थन में उन्होंने सशक्त भाषण दिए। उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का खोखलापन उजागर किया। 1926 में 1926 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष चुने गए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? देखिए, स्वराज्य की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रता और औद्योगिकरण के समर्थन में उन्होंने सशक्त भाषण दिए थे, वो इसका समर्थन करते थे, ये आपका बिल्कुल सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो इसको कि हम 19 रिफॉर्म कहते हैं ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 एक्ट की हम बात करते हैं, तो उन्होंने इसमें जो सुधार बताए गए थे उसके खोखलेपन को बताया, मतलब इसमें जो आपकी कमियां थी उसको उजागर किया, ये भी बिल्कुल सही है। और 1926 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष चुने गए, तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1926 नहीं 1925 का समय था वो। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा सही है, छोटी सी गलती की गई है,
उत्तर आपका क्या होगा? 1 और 2, याद रखिएगा। ठीक है क्लास। 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे, याद रखिएगा ये चीज। चलिए आगे हम देखते हैं। अच्छा, अगर हम स्वराज पार्टी की बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। आपको पता है कि 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ, फिर 1920 में हमारे भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने क्या कहा था असहयोग आंदोलन में कि मैं 1 साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति करूंगा, स्वराज दिलाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर 1920 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, लेकिन 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। क्यों? चौरी चौरा कांड की वजह से, जो कि गोरखपुर में हुआ था, चौरी चौरा में, जिसमें कि पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो ये जो आपका मूवमेंट था वो हिंसा में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अहिंसा की बात करते थे महात्मा गांधी, तो अब उन्हें हिंसा होते हुए दिखी, तो इस डर से उन्होंने वापस ले लिया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन। तो अब महात्मा गांधी के ही जो समर्थन थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। हम कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक आपके प्रो चेंजर्स थे जो अब कुछ बदलाव चाहते थे, और एक आपके नो चेंजर्स थे। नो चेंजर्स वो थे जो कि अभी भी असहयोग आंदोलन में जो चीजें उन्होंने एक्सेप्ट की थी, जैसे कि हम ऑफिस को मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराएंगे या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ ऑफिसेस कॉलेजेस को त्यागेंगे, तो वो अभी भी चाहते थे कि हम इस चीज को कंटिन्यू रखें। लेकिन प्रो चेंजर्स अब क्या चाहते थे कि अब हम इलेक्शन लड़े और लेजिस्लेटिव असेंबली में घुसकर, ठीक है, असेंबली में घुसने के बाद हम अपनी बात को रखें। विधान परिषद का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। अब ये चीज याद रखिएगा, वो अब निर्वाचित होकर विधान परिषद के अंदर जाकर अपनी आवाज उठाना चाहते थे। वो आपके प्रो चेंजर्स थे। तो प्रो चेंजर्स में जो मुख्य नाम था वो मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, ठीक है, अलग होकर एक पार्टी का फॉर्मेशन किया जिसको कि हम स्वराज पार्टी कहते हैं। स्वराज पार्टी कहते हैं 1923 में, याद रखिएगा। तो देखिए अब इसको अगर हम रीड करें तो जो चीज मैंने आपको बताई है वही चीज लिखी होगी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मार्च 1923 में कांग्रेस के नए दल का उदय हुआ, जिनको कि हम प्रो चेंजर्स कहते हैं, जो अब बदलाव चाहते थे, जिसे स्वराज पार्टी का नाम दिया गया। इस पार्टी के मुख्य नेता देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू थे। इनका उद्देश्य विधान परिषद का बहिष्कार ना कर चुनाव में भाग लेना और निर्वाचित होकर विधान परिषद के अंदर सरकार से संघर्ष करना था। ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपकी स्वराज पार्टी का गठन हुआ। बाद में चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है और मोतीलाल नेहरू वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। और आप सभी को पता होगा 1928 में मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें अभी भी डिमांड डोमिनियन स्टेटस की ही की जाती है। फिर 1929 में जब इनके बेटे इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन कराते हैं, तब वो रावी नदी के तट पर झंडा गाड़ के क्या कहते हैं, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। अब हमें स्वराज नहीं, अब हमको पूर्ण स्वराज की मांग है आज से हमारी। तो पूरी हिस्ट्री ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, एक स्टोरी के तरीके से। जानिए ना कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बाद ही असहयोग आंदोलन के बाद ही क्यों सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट आया। हर चीज का अपना एक फेज होता है। जैसे हम इंडियन हिस्ट्री को जब भी पढ़ते हैं तो हम पहले देखते हैं मॉडरेटर्स थे, ठीक है, नरम दल वाले थे, जो कि प्रे करते थे, पेटिशन करते थे, लेटर्स लिखते थे। कहीं ना कहीं उनको एक बिलीव था कि जो क्राउन है, हम क्राउन के वासी हैं, ठीक है। उन्होंने क्राउन को एक्सेप्ट किया था। वो सोचते थे कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम क्राउन के सामने रखेंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम को सुनेंगी और हमारा सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन बाद में जो मॉडरेटर्स थे उन्हीं को पता चलता कि कुछ होने वाला नहीं है प्रे, पेटिशन और लेटर से, इन सब चीजों से। अब थोड़ा सा हमें अपने जो तरीके को बदलाव करना पड़ेगा। तो अब एक्सट्रीमिस्ट आते हैं आपके, जो कि अपनी वॉइस को और लाउड करते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं क्रांतिकारी आते हैं, रिवॉल्यूशनरीज आते हैं, ठीक है, जिनकी की पॉलिसीज और मतलब हम कहेंगे उसमें हिंसा रहती है, ठीक है। और फिर बाद में आप देखते हैं कि किस तरीके से चीजें होती है। तो सबका अपना अपना योगदान है।
हिस्ट्री में। तो कभी भी कोई आपसे पूछे किसी एक पक्ष का समर्थन करें तो ऐसा नहीं, सबने अपना अपना योगदान दिया। ठीक है, मॉडरेटर्स ने कहीं ना कहीं शिक्षा लाई, चीजें थी। ठीक है, लोग अवेयर होना शुरू हुए, बाद में एक्सट्रीमिस्ट आए, रिवॉल्यूशनरीज आए, तो सबका योगदान है। चलिए, अब हम लोग इसको जब मेंस का आंसर लिखेंगे ना, तब इस सब चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमें यही चीज मेंस में समझनी पड़ेगी। चलो, फोर्थ को अब हम देखते हैं। क्लास, आपने एक चीज नोटिस की होगी, अब मैम बार बार मेंस कहती हैं। मैं इसलिए कहती हूं ना मेंस की बात, क्योंकि जब मैं मेंस बोलूंगी तो आप लोग अपने आप को इमेजिन करेंगे मेंस लिखते हुए, और मेंस आप कब लिखेंगे, जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। तो प्रीलिम्स कब क्वालिफाई होगा, जब आज ही आप पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, एकदम अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपनी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं करनी है। खूब अच्छे से पढ़ो, खूब पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ पढ़ो। ठीक है, कोई कुछ भी कह रही यार ये तो बहुत ज्यादा ही खुश है, इतना पढ़ रहा है, कैसे देखो होगा सिलेक्शन, नहीं हो रहा, छोड़ो सबको, आप अपने प्रति वफादार रहिए। ठीक है, सब अच्छा होगा। मैं हमेशा कहती हूँ अपने प्रति वफादार रहो, अपना कर्म करो, ईश्वर आपका साथ देगा, आपके माता पिता हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके अपने हैं और वो हमेशा आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनकी प्रार्थना आपको तभी लगेगी जब आप खुद के प्रति वफादार रहेंगे। तो पढ़ाई में ढिलाई आपको नहीं बरतनी है। प्रीलिम्स पास आ रहा है, घबराहट होगी, सबको होती है, जितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उन सबको होती है। ठीक है, जो 10 बार प्रीलिम्स निकाल चुके हैं उनको भी घबराहट होती है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ पढ़ना है। चलिए, चौथे प्रश्न को देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर हम सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1920 की आईसीएस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। दूसरा, महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात 20 जुलाई 1921 को हुई थी। उन्होंने समाज सेवा के लिए युवक दल की स्थापना की थी। और चौथा है, वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने ऑस्ट्रिया में एमिली शेंकल नाम की महिला से शादी की थी। तो यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो बताइए ABCD में से सही उत्तर क्या है क्लास। फिर मैं आपको सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो और प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो भी बताऊंगी। पहले आप इसका उत्तर मुझे देने का प्रयास करिए। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी। ठीक है, यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं क्लास, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, सब सही है। तो डी आपका सही उत्तर है। अब देखिए, इन स्टेटमेंट्स को तो आपको याद रखना ही है, साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको सुनिए। यहाँ पर जब पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किन किन सेशन को सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया था, तो आप कौन कौन सा सेशन बताएंगे। 1938 का हरिपुरा सेशन, याद रखिएगा। ठीक है, फिर दूसरा 1939 का एक त्रिपुरी सेशन था। हरिपुरा सेशन में आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया था, अध्यक्षता की थी। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए पहली बार इलेक्शन कराया गया था। ठीक है, जिसमें 2 प्रत्याशी थे, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, दूसरी तरफ आपके पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया को किसके प्रत्याशी थे या किसका समर्थन प्राप्त था, तो उनको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी पट्टाभी सीतारमैया को हराया किसने, सुभाष चंद्र बोस ने इनको हरा दिया। ठीक है, बाद में कुछ मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस अपनी अध्यक्षता को त्याग देते हैं। ठीक है, और आगे चल के फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। तो याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कौन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। 1939 में जब वो त्रिपुरी सेशन को छोड़ देते हैं उसकी अध्यक्षता, तब वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक आंसर बताएंगे। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं कि 1939 की त्रिपुरी सेशन में जब सुभाष चंद्र बोस अपनी अध्यक्षता को छोड़ देते हैं तो उसके बाद इस सेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, ये बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए, 5वां प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। क्लास, ये सेम प्रश्न हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती थी जो मैं आपको बता दूं। आप सभी को पता है कि जो बालको है वो कहाँ है, वो कोरबा में है। ठीक है, कोरबा में बालको है। मैंने आपसे कहा था ना कि
जो बाल नहीं है, कोरबा, कुछ भी आप करके आप याद कर सकते हैं। हिंडाल्को हीराकुंड में है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। सॉरी, हिंडाल्को जो है वो आपका कहां पर है, वो रेणुकूट में है। तो बी का फोर्थ हो गया, बी का फोर्थ और ए का सेकेंड, बी का फोर्थ। यहां पर बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, बी आपका जो है वो सही उत्तर है। लेकिन बालको जो है वो कोरबा में तो है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गलत लिखा था यहाँ पर। बालको कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। आपको याद रखना होगा ये चीज, ठीक है क्लास। तो ये चीज आप याद रखिएगा, बालको कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। ये छोटी सी मिस्टेक कल की क्लास में हुई थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखा, इसको आप लोग जरूर सही कर लीजिएगा। हिंडाल्को रेणुकूट में है, एकदम सही है ये, सोनभद्र में, ठीक है। नालको की बात करेंगे तो ये कोरापुट में है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, इंडाल्को की जब हम बात करेंगे तो इसकी 2 इकाई है, 2 यूनिट है। एक आपका हीराकुंड में है जो कि उड़ीसा में है, और दूसरा आपका अलुपुरम में है जो कि केरल में है। याद रखिएगा क्लास, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आज की क्लास का ये 5वां प्रश्न है। जो इसके पहले वाला प्रश्न हमने डिस्कस किया था वो किसका था, वो आपके लास्ट क्लास का प्रश्न था। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय बागवानी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लखनऊ दिया है, फिर गुरुग्राम, चेन्नई, रांची। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है। नेशनल हॉर्टिकल्चर काउंसिल जो है वो लोकेटेड है गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है। बी आपका एकदम सही उत्तर है, 5th का बी। आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न पे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो सिक्किम में लोकेटेड है, याद रखिएगा। ये सब डायरेक्ट प्रश्न है, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है आप लोगों के लिए। 7वां प्रश्न देखते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं। या संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। तीसरा है, क्या महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। बताइए, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से रिलेटेड आपके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इट इज वर्ल्ड वाइड पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। इट आइडेंटिफाइड डेजिग्नेटेड साइट नोन एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, ये भी सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, सी आपका सही उत्तर है। देखिए, अब बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर हम बात करेंगे क्लास, यहां पर देखिए, जब हम बात कर रहे हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के संदर्भ में पहले हम बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों की पहचान का उद्देश्य पक्षियों और अन्य वन जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। लेकिन जब हम जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो इसकी संकल्पना का प्रतिपादन इस संगठन ने नहीं किया था, जो कि मैंने अभी आपको टेस्ट में बताया, बल्कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, यहां पर देखिए लिखा गया है, नॉर्मन मायर्स ने दिया था वर्ष 1988 में, ठीक है। हो सकता है आपके परीक्षा में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट से पूछे तो आप नॉर्मन मायर्स का नाम याद रखिएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता में अत्यधिक संपन्न होते हैं। ये तो आपको पता है ना, जहां पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, विभिन्नता बहुत ज्यादा होती है, जैव विविधता, उनको हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। भारत में अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। भारत की अगर हम बात करें क्लास, तो भारत में और भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंडिया में कौन कौन से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है बताइए। सबसे पहले आपको पता है वेस्टर्न घाट की जब हम बात करते हैं तो वो आपका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद
अगर हम देखेंगे तो आपका थोड़ा सा हिमालयन रीजन वाला आता है, इंडो बर्मा रीजन आता है, सुंडालैंड आता है। तो मेनली ये 4 की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हम 8वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त है? ये तो आपको पता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? भीतरकनिका है कि आपका केबुल लामजाओ है कि केवलादेव नेशनल पार्क है या फिर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है? तो आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या है बताइए? ए, बी, सी, डी में से। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है केबिल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है? मणिपुर में है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका नेशनल पार्क की बात करेंगे हम तो वो कहां पर है? वो उड़ीसा में स्थित है ना। ऑलिव रिडले टर्टल्स की जब हम बात करते हैं तो भीतरकनिका नेशनल पार्क आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल्स की जब बात करेंगे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये हरियाणा में है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 9वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 50 से 70 उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, स्प्रूस पाइन फर जैसे कोटधारी वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। इनमें सबसे अधिक मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के प्राणियों में मौसम प्रवास पाया जाता है। तो बताइए यहाँ पर आपका कौन सा जो है वो इन चारों में से किसी एक को डिफाइन कर रहा है? तो फिर देखते हैं 50 से 70 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, तो हम क्या बात कर रहे हैं? ये आपका 0 डिग्री है, इक्वेटर है, विषुवत रेखा। ऊपर आप बढ़ेंगे तो आपको पता है 90 डिग्री पे आपका पोल होता है। तो इधर से हम 50 से 70 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो मतलब ठंडा प्रदेश होगा और ठंडी जगह है। तो वहां पे आपके इस तरीके से कॉर्निफोरस फॉरेस्ट टाइप का आपका मिलता है ना, थोड़ा सा मतलब कोन टाइप का, मैं ये बताना चाह रही हूँ। इस तरीके के वृक्ष आपके जहाँ पे पाइन फर ये वृक्ष मिलते हैं। यहाँ की जो लकड़ियां रहती हैं वो सॉफ्ट रहती हैं, एकदम ऑफकोर्स सी बात है। हार्डवुड हमें किधर मिलेगा? ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलेगा, जहां पर बहुत गर्मी होती है, सूर्य की किरणें होती हैं। तो वहां की जो वुड होती है, लकड़ियां होती है, वो मेनली हार्डवुड होती हैं। जहां पर ठंडा प्रदेश है वहां पे जो लकड़ियां होंगी वो मुलायम होंगी। सीजनल माइग्रेशन इज फाउंड अमंग द एनिमल में आप देखेंगे कुछ समय के लिए माइग्रेट भी करते हैं। तो ये सब विशेषता अगर आप देखेंगे तो आपको 2 में कंफ्यूजन होगी, टुंड्रा और टैगा में। यहाँ पर जो बोला गया है ये टैगा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर टैगा फॉरेस्ट को हम देखेंगे तो हमें अमेरिका में, कनाडा में, अलास्का में, ठीक है, रूस में, साइबेरिया में, यहाँ पर हमको टैगा फॉरेस्ट मिलते हैं। समझ में आया ना क्लास? तो बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो 5वीं, द्वितीय, चतुर्थ या फिर प्रथम? तो याद रखिएगा 1975 की बात की गई है, तो पहली दूसरी तो नहीं होगी। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है 5वीं। अब आप सोच लो यार, 1952 से आप अगर इधर देखोगे तो यहाँ पर आपका 1975 का समय दिया गया है, तो नहीं होगी ना। तो यहाँ पर कैलकुलेट भी कर लोगे तब भी आंसर को दे सकते हो। ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, किस देश के आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? बताइए कौन सा? जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, जिसको कि प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या फिर निवल घरेलू उत्पाद? तो यहाँ पर ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? अच्छा क्लास, एक चीज आज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोगों को GDP, GNP ये सब समझ में आता है ना? अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, हम लोग आने वाली क्लास में उसको कवर कर लेंगे। थोड़ा सा समय लेके मैं उसको पढ़ा दूंगी आप लोगों को, लेकिन अगर आता है तो फिर मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी आप लोगों का। यहाँ पर देखिए, आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो है वो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय। हम प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम उस देश के निवासियों को प्राप्त होने वाली औसत आय की जानकारी की बात कर रहे हैं।
जैसे कि अगर उस देश में जितनी भी धनराशि है उसको हम सब में बांट रहे हैं, तो अगर हम उसको सब में बांट रहे हैं तो कितना हिस्सा सबको मिल रहा है, पर कैपिटल इनकम की बात प्रति व्यक्ति आय की। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको कथन दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको कारण दिया गया है। मुद्रा का अवमूलन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। दूसरा है अवमूलन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो बताइए, ए कथन और कारण, स्टेटमेंट और रीजन में। तो यहाँ पर करेंसी डिवैल्यूएशन कैन बूस्ट द एक्सपोर्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरी मुद्राओं के कंपैरिजन में, जैसे हम रुपये और डॉलर को अगर कंपेयर कर रहे हैं क्लास, तो हम अगर डिवैल्यूएट कर रहे हैं अपनी करेंसी को, तो इसका मतलब क्या है, हम रुपए की जो वैल्यू है उसको और कम कर दे रहे हैं। समझिए, अवमूलन में से क्या हो रहा है, हम रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के कंपैरिजन में उसको और कम कर दे रहे हैं। मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूं, आप ऐसे समझिएगा। अगर 100 रुपए एग्जाम्पल समझा रही हूं, 100 रुपए इक्वल्स टू $1 है, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब अब हम 1000 रुपीज इज इक्वल टू $1 कर दे रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा क्लास, ये रुपीज की बात हम कर रहे हैं, ये डॉलर है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्यों एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कि अगर कोई इंसान अमेरिका में रह रहा है, समझो अमेरिका में रह रहा है, उसके लिए $1 डॉलर की कोई कीमत नहीं है। उसको पता है कि अगर अमेरिका में हम 1 किलो प्याज खरीदेंगे तो वो हमको $1 की मिलेगी, ठीक है, समझो। और अगर वो भारत से उस प्याज को मंगवाएगा तो वो $1 की वैल्यू भारत में 1000 रुपए है, मतलब भारत की में हम 1000 रुपए की प्याज खरीदेंगे। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा हम बाहर से मंगवा लेंगे। अब आप इसको $1 प्याज के उस पर मत लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है वो काफी बड़ा होता है। 1 किलो प्याज के लिए, ये तो मैंने बस समझाने के लिए बता दिया। जब उसको पता है कि मेरी करेंसी की वैल्यू भारत में ज्यादा है, ठीक है, अब भारत में प्याज भरपूर मात्रा में मतलब उगती भी है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, और सस्ती भी है, तो क्यों नहीं मैं अपनी करेंसी का यूज करके भारत से प्याज को इंपोर्ट कर लूं, ठीक है। तो भारत में एक्सपोर्ट बढ़ेगा उस कंडीशन में। तो करेंसी डिवैल्यूएशन कैन बूस्ट द एक्सपोर्ट, हाँ, बिकॉज डिवैल्यूएशन कैन लोअर द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड इन द इंटरनेशनल मार्केट। बिल्कुल सही है। तो ये आपका समझ में आया, अगर नहीं आया होगा तो बताइएगा। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है, दोनों तरीके से आप समझिएगा। डिवैल्यूएशन मतलब क्या है, किसी देश अपने आयात को कम करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु मुद्रा अवमूलन किया जाता है। इसके अंतर्गत अवमूलन करने वाले देश अपनी मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कोई परिवर्तन तो नहीं करते, लेकिन अन्य देश की मुद्रा के मुकाबले, देखिए अन्य देश की, मैंने डॉलर और रुपीस को कंपेयर किया ना, अपनी मुद्रा के मूल्य कम कर देता है, ठीक है, अपने मुद्रा का मूल्य, और जिससे विदेशी बाजार में उसकी वस्तुओं का मूल्य कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। समझ में आ गया क्लास। चलिए फिर देखिए 13 प्रश्नों को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कब विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की गई है, ये कब घोषित की गई थी, 2001 में, 2000 में, 2003 में कि 2004 में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी जो थी वो 2000 में घोषित की गई थी। बी आपका सही उत्तर है। 14 देखते हैं। 1944 में गांधीवाद योजना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, बताइए। एनके सरकार ने, कस्तूरी भाई लाल ने, जयप्रकाश नारायण ने, या फिर श्रीमान नारायण ने। तो यहाँ पे गांधीयन प्लान की बात की गई है, तो आप याद रखिएगा इसको प्रतिपादित किसने किया था, श्रीमान नारायण ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी सही उत्तर है, सॉरी यहाँ पे ए लग गया, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। गांधीवादी योजना को इन्होंने प्रतिपादित किया था। अगला हम देखते हैं 15 प्रश्न।
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात की गई है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम प्लस डेप्रिसिएशन, पर्सनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स या पर्सनल इनकम प्लस डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, तो यहाँ पर हम किसको माइनस करते हैं? पर्सनल इनकम में से माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्स करते हैं। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। डायरेक्ट प्रश्न था ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं 16th। रिस्क कैपिटल की बात हम करते हैं। रिस्क कैपिटल मतलब क्या होता है? उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी, दूसरा है नए उद्यमों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, थर्ड है उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां, और आखिरी है आपका उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? रिस्क कैपिटल की बात की गई है। क्लास याद रखिएगा, रिस्क कैपिटल मतलब हम किसी तरीके का रिस्क जोखिम उठा रहे हैं ना। तो किस तरीके का जोखिम उठा रहे हैं? हम लॉन्ग टर्म कैपिटल अवेलेबल करा रहे हैं। किसको? जो प्रारंभिक जो आपके उद्यम हैं, ठीक है, नए उद्यमों को जो अभी अपने इनिशियल उस पे हैं, तो उसको इसके लिए हम रिस्क कैपिटल, एक रिस्क दे के हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म इनिशियल कैपिटल अवेलेबल टू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। नाम से भी क्लियर है। देखिए, लघु एवं मध्य आकार की फर्मों, उद्योगों, नई कंपनियों के लिए व्यवसाय को शुरू करने तथा उसे विस्तार देने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली प्रारंभिक पूंजी, जिसमें सामान्यतः जोखिम विद्यमान रहता है, जोखिम पूंजी कहलाती है। जब हम कहीं अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं नई कंपनीज में, ठीक है, तो एक जोखिम रहता है, उसी के बारे में बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है ना क्लास? किसी में भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे जरूर। चलो, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। अभिजीत सेन समिति की बात की गई है। ये आपका दीर्घकालिक खाद्य नीति से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स के लिए कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभिजीत सेन कमिटी आपका बताइए दीर्घ कालिक खाद्य नीति है, लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी से रिलेटेड है, एकदम सही है। विमल जालान कमेटी की बात करेंगे तो यहाँ पर रिव्यू ऑफ आरबीआई कैपिटल रिजर्व, ये भी बिल्कुल सही है। श्री रंगराजन कमेटी पॉवर्टी लाइन डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है, गरीबी रेखा के निर्धारण से रिलेटेड है, सही है। केलकर कमेटी रिफॉर्म से रिलेटेड है, आरबीआई में नहीं, ये कर संरचना सुधार पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? डी, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। कल की क्लास में भी मैंने इकोनॉमी के जो इम्पोर्टेंट कमिटीज हैं उनको डिस्कस किया था, आज की क्लास में भी आप याद रखेंगी। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 18वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सूची 1 दिया गया है, संसदीय शासन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, समवर्ती सूची। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया। आप सभी को पता है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया है, जहां पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। ठीक है, ये हो गया। तो ए का फर्स्ट वेरी गुड, सब जगह दिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की हम बात करेंगे, वो हमने यूएसए से लिया है। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 61 है, पता है ना। तो बी का थर्ड 2 जगह दिया गया है। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो हमने आयरलैंड से लिया है। और समवर्ती सूची की बात करेंगे हम कॉन्करेंट लिस्ट की, तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट वाला ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी टिक लगा लीजिए। डी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए क्लास,
आपकी लक्ष्मीकांत या कोई भी बुक आप पढ़ रहे होंगे, वहां पर ये चीज दिए रहते हैं कि भारतीय संविधान ने कहां से कौन कौन सी चीजों को अडॉप्ट किया है, उसको एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना की हम बात करें, ठीक है, हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, विधि के शासन की बात करें, संघ तथा राज्य के बीच के में शक्तियों के विभाजन की बात करें, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि परीक्षा में आपके 1 साल के अंतराल में पूछ लिए जाते हैं, तो हो सकता है आपके किसी भी एक पेपर में पूछे। हमको तैयारी तो इस तरीके से करनी है ना कि हमको आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए भी एकदम तैयार रहना है और यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। बस थोड़ी सी चीजें, जैसे हम जब आरओ एआरओ की परीक्षा देंगे तो वहां पे हम एग्रीकल्चर वाली चीजों पर भी फोकस करेंगे, वो चीज हमें अपने दिमाग में रखनी है, लेकिन तैयारी हमको दोनों चीज की करनी है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बताओ? दे मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो, ये तो बिल्कुल सही है, होना चाहिए भारत का नागरिक। उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, बिल्कुल सही है, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दे मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो सभी में दिया रहता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी तीनों जो अर्हताएं दी गई है, एलिजिबिलिटी दी गई है, वो बिल्कुल सही है। 19 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? तो बताइए, क्या? तो यहाँ पर बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसदीय अधिनियम द्वारा, दूसरा है संविधान द्वारा, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या की जब आप लोग बात करते हैं, बताइए, तो क्या ये हमारे संविधान में मेंशन है? हाँ, मेंशन है। किस आर्टिकल में मेंशन है, किस अनुच्छेद में? 148 में। तो सिंपल सा आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कैसे हम अब कैग की जो ऑफिस है वो आपकी क्रिएट हुई, तो आप बता देंगे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 148 में हम कैग की बात करते हैं, कैग की नियुक्ति की, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो जल्दी से बताइए क्या होगा आपका यहाँ पर? आर्टिकल 42, आर्टिकल 43A, 44 या फिर 48? तो यहाँ पर संविधान में अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 43A के द्वारा उद्यमों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, तो 43A आपका सही उत्तर है। प्रोविजन रिलेटेड टू द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल मोड, बी आपका सही उत्तर है। 42nd की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर किसकी बात की गई है बताइए? यहाँ पे हम मैटरनिटी लीव की बात यहाँ पर की जाती है, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, और 48 में एनिमल हस्बेंड्री की बात की जाती है, कृषि और पशुपालन की संगठन की, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है कि क्या पढ़ के जाओगे? फंडामेंटल राइट्स, डीपी, एसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, ठीक है, पंचायती राज वाला चैप्टर, और यहाँ पर जो हमने अडॉप्ट की हैं चीजें उनको, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अभी नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए, समय है आपके पास, और इन सब चैप्टर्स को अपनी बुक से पढ़िए। क्वेश्चंस तो लगाइए यहाँ के, लेकिन बुक से एक बार आप लोग पढ़ लेंगे ना तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया हो जाएगा, तो पढ़ जरूर लीजिएगा क्लास। चलिए 22वां प्रश्न हम देखते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो बताइए, तो यहाँ पर कितने न्यायाधीश हैं? तो अभी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है? अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। दूसरा आपको दिया गया, मार्शल लॉ सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालय को निलंबित करता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स एनीवेयर इन इंडिया। मार्शल लॉ सस्पेंड द कंट्री एंड ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पर जो दोनों ही चीजें आपको दी गई है वो बिल्कुल सही है, और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा क्लास।
अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जिसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया जाता है। और ये याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि मार्शल लॉ पूरे देश में ही लागू हो, या किसी भी देश के छोटे से हिस्से में भी लगाया जा सकता है। इसे सैनिक कानून भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 24 देखते हैं। एक मंत्री जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है वह, तो वहां पे बताइए वो दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? हाँ, ले सकता है ना। वो दूसरे सदन में बोल सकता है? हाँ, बोल सकता है, लेकिन वो दूसरे सदन में मतदान नहीं कर सकता, वो वोट नहीं दे सकता, ये गलत है। तो मिनिस्टर जो पार्लियामेंट का मेंबर है तो वो अपना मतलब अगर लोकसभा का मेंबर है वो, तो वो लोकसभा में वोटिंग भी करेगा, बोलेगा भी और पार्टिसिपेट भी करेगा। लेकिन यही लोकसभा का मेंबर जब राज्यसभा में जाएगा तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। 25वां प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का आधार बनाया गया है। फिर दिया गया है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यहाँ पर बताइए, हम सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन इज द बेसिस फॉर इलेक्शन ऑफ टू द लोकसभा, हम ये बिल्कुल सही है। आप खुद ये चीज देखते हैं कि हर अगर हम स्टेट्स का देखेंगे तो एक लोकसभा के लिए स्पेसिफिक सीट्स आपकी मेंशन है, ये टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसमें। और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही हमने क्या किया था, वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या सही उत्तर है? सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26वां प्रश्न। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये आपको देखना है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्टमिनिस्टर गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म को हम नॉन रिस्पॉन्सिबल नॉन पार्लियामेंट्री फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा क्लास, ये चीज क्लियर हो गई है ना। हम देखते हैं भारत में जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कहते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसको कह रहे हैं। क्यों रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कह रहे हैं? क्योंकि अगर देखिए एक चीज, सबसे पहले टुगेदर वी स्विम टुगेदर वी सिंग, ठीक है, जो आपके मिनिस्टर्स हैं जैसे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स द लोकसभा, ये आपको पता है ना। तभी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो पूरे जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनको रिजाइन करना पड़ता है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है। ये चीज आपको पता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर आपके कैबिनेट्स होते हैं जो कि मेन डिसीजंस लेते हैं, तो इसको हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, पता है ना। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, ये आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती एग्जीक्यूटिव की टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। यहाँ पर फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव्स होते हैं आपके, नॉन पार्लियामेंट्री ये होती है। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 27वां, किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया था? अब यहीं पर देखिए 84, 81, 86, 85। मैंने जब आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई थी तो जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। तो मैंने आपको बताया था जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे संविधान में जोड़ी गई। अगर कभी भी परीक्षा में आपको स्टेटमेंट दे कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में पहले से ही मौजूद थी,
जो मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज थी, तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन में हमने इसे जोड़ा था। जब जोड़ा था तब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज खाली 10 थी। बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ी जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी, ठीक है, और हमने एक अमेंडमेंट किया जिसको कि हम 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, जिसके के थ्रू ये जुड़ा। अब अगर आप यहाँ पर देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आपका आया है और इसी समय आपका राइट टू एजुकेशन वाला जो है इसको आपका मौलिक अधिकार भी कर दिया गया है। ये भी चीज आप याद रखिएगा, मौलिक अधिकार की भी बात इसमें की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे आपका सही उत्तर कौन सा है? 86 है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार में क्या बोला गया? इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14। तो यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट में, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में, ठीक है, सब में जोड़ा गया था प्रोविजन। मौलिक मतलब इसमें कर्तव्य में और मौलिक अधिकार दोनों में भी जोड़ा गया था। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप याद रखेंगे और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये सब जोड़ा गया था, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। बाद में उसमें एक और अमेंडमेंट किया गया जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसमें कि एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजन को जोड़ा गया। और आज टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 है, याद रखिएगा, ठीक है क्लास। यहाँ पे देख लेते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। इसे भाग 4A के में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। और बाद में एक और जोड़ा गया था, उस समय 10 थे, आज एक और हो गया, जिसको कि हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा। याद हो गया होगा आप लोगों को। अब मुझे एकदम से बताने में एक लाइन में बता देती हूँ मैं, तो आपको तो मैंने कितनी बार पढ़ाया है। चलिए अगला हम देखते हैं, यहाँ पर 8 क्वेश्चन देखते हैं। फरेजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन हमें चुनना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको चुनना है। इस आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम धर्म की प्रतिकूल प्रथाओं को समाप्त करना था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है कि इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम धर्म की प्रतिकूल प्रथाओं को समाप्त करना था, ये तो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद ने किया था, ये आपका गलत है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, फरेजी आंदोलन की अगर हम बात करें, इसकी जो शुरुआत थी वो 1804 में हुई थी। इस आंदोलन के नेता कौन थे? हाजी सरीदुल्ला और दादू मियां, याद रखिएगा। जब हम सैयद अहमद खान की बात करते हैं तो उनका जो संबंध था वो वहाबी आंदोलन से था, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी चीज हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ ले, ठीक है। इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म करना था या इस्लाम की प्रतिकूल प्रथाओं को समाप्त करके सच्चे इस्लाम की स्थापना करना चाहता था। इस आंदोलन के नेताओं ने ईश्वर के समक्ष सभी मनुष्यों को समान माना था। उनकी धारणा थी कि समस्त भूमि पर ईश्वर का अधिकार है, इसलिए किसी को भी भूमि कर वसूलने का हक नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 29वां प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन आपका सही है? वह संसद का एक संघटक होता है, मतलब पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा आपको दिया गया, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है। तीसरा आपको दिया गया है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और आखिरी आपको दिया है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है, ये बताइए। देखिए, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इनकरेक्ट पूछा है। हाँ, वह संसद का एक घटक होता है, ठीक है। संसद की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ये सही है, ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है, ये आपका गलत है, ठीक है। चर्चा में हिस्सा नहीं लेता है, ये चीज याद रखिएगा। अगर हम देखें, वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित तो करता है लेकिन चर्चा में भाग नहीं लेता है, तो ये आपका गलत है।
ही एड्रेस अ ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ दी हाउसेज एवरी ईयर, बिल्कुल सही है, ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है 123। गलत कौन सा है? बी आपका गलत है, ठीक है, 29वां का बी आपका गलत है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। समझ में आया? ये चीज याद रखिएगा। 108 की बात की गई है। मैंने आपको बताया है जब भी ज्वाइंट सेटिंग होगी तो ज्वाइंट सेशन को बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट बुलाएगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जो लोकसभा का अध्यक्ष है। वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है लेकिन चर्चा में भाग नहीं लेता है। यही आपके पूछा गया था टेस्ट में, ठीक है। अगला हम देखते हैं 30वां प्रश्न। राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प है। इन इंटरेस्ट ऑफ नेशन द इंडियन पार्लियामेंट कैन गेन द लेजिस्लेटिव पावर ओवर एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इफ रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय। तो बताइए, सिंपल मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, या फिर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पर आप एक चीज और देखिएगा, ये पावर जो होती है वो लोकसभा के पास होती है कि राज्यसभा के पास होती है। राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है तो ये शक्ति देने की शक्ति जो है वो किसके पास होती है? लोकसभा के पास कि राज्यसभा के पास? पहले इस चीज पे क्लियर रहो। तो ये शक्ति राज्यसभा के पास रहती है, लोकसभा के पास नहीं रहती है। तो आपका ए और बी तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा राज्यसभा में हम इसको सिंपल मेजोरिटी से बात करेंगे या फिर 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो याद रखिएगा, जब भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का, उसकी पावर सेंटर को दी जाती है, पार्लियामेंट को दी जाती है, तो ये जो प्रोविजन है वो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्यसभा उनके द्वारा पारित होना चाहिए। तो पहली चीज तो आप याद रखेंगे, राज्यसभा ये पावर दे सकती है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट लिस्ट में जाकर किसी भी सब्जेक्ट पे लेजिस्लेटिव पावर अपनी शो कर सकती है, विधिक शक्तियां उनको प्राप्त हो जाती है, ये राज्यसभा के पास। लेकिन राज्यसभा में भी कब? जब 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से वो पास हो रिजोल्यूशन, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा क्लास। 31 देखते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं? पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है और आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रिय वादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो बताइए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट आपको दिया है कि ग्राम न्यायालय जो है वो नागरिकों, वो सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। ये आपका सही है कि गलत है? बताइए। तो ग्राम न्यायालय सिविल एवं आपराधिक मामलों दोनों की सुनवाई कर सकता है। एक जो दिया है वो आपका गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। इस अधिनियम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ग्राम जो न्यायालय है वो सिविल एवं आपराधिक मामलों दोनों की सुनवाई कर सकता है। पहला गलत हो गया, पहला यहां दिया गया है, यहां दिया गया है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रिय वादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। ये आपका सही है, तो बी आपका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा क्लास, ऐसे क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखिए, इस अधिनियम के अनुसार, हम किस अधिनियम की बात कर रहे हैं? हम ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की बात कर रहे हैं। के अनुसार ग्राम न्यायालय सिविल एवं आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। इन न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीश न्यायाधिकारी तभी अर्ह होता है जब वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हो। इस उपबंध में सामाजिक सक्रिय वादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करने का प्रावधान है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया। ये अधिनियम आपका कब से लागू है? 2 अक्टूबर 2009 से लागू है, ये भी याद रखिएगा। 32वें प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्राम विकास संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस जनपद में की गई थी? वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर प्रयागराज? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा 32 का? तो जल्दी से बता दीजिए। तो वाराणसी, लखनऊ या प्रयागराज? तो उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो सही, ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा कि यूपी में कौन सा इंस्टीट्यूट कहां पर है।
देखा है ना आपने प्रीवियस ईयर के पेपर, तो वहां पे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। तो बताइए ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा क्लास? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो लखनऊ है। C आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 33rd देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। केंद्र में द्विसदनात्मक, ठीक है, मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, किया जा रहा है। विधायिका की स्थापना, लोक सेवा आयोग का गठन, प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार, और आखिरी दिया है केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। तो 33वें में आपका क्या प्रोविजन है? देखिए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात हमने 1919 में की है, ये बिल्कुल सही है, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी, ये भी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर हमने पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। सेपरेशन ऑफ सेंट्रल बजट फ्रॉम द प्रोविजनल बजट, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो प्रोविंस थे उनको हमने क्या किया, दो उसमें रिजर्व और आपका ट्रांसफर्ड लिस्ट में यहाँ के सब्जेक्ट्स को हमने ट्रांसफर भी किया था। ये भी पता है ना, 1919 में क्या किया गया था, प्रांत में, प्रोविंस में रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किए गए थे। और यही चीज आगे चल के 1935 में स्टेट से हटाकर, प्रोविंस से हटाकर सेंटर पे लगा दी गई थी। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर आपका डी जो है वो सही उत्तर है, सारे ही स्टेटमेंट सही हैं आपके। 34 देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों में संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बता दीजिए जल्दी से। साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की सहमति से संशोधन किया जा सकता है, या फिर इस अधिनियम में 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर डीपीएसपी की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। आप याद रखिएगा, जब भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में हम संशोधन की बात करेंगे तो वो जो आपका बिल है, ठीक है, वो आपकी मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है, विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। आपको पता है बी सही उत्तर है। देख लीजिए क्लास, हम जब भी संविधान में संशोधन की बात करते हैं तो वो आपकी ऑर्डिनरी मतलब सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी से भी हो सकता है, और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो आपके स्टेट्स हैं उनके द्वारा भी पास होना चाहिए। हाफ ऑफ द स्टेट उसको पास करना चाहिए। आर्टिकल 368 के हम संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, स्पेशल मतलब साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और यहाँ पर विशेष बहुमत के साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं, हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं, उनको भी इसे पास करना पड़ेगा सिंपल मेजॉरिटी के साथ। ये कब होता है? जब संघीय ढांचे में कोई परिवर्तन आता है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत का है उसमें कोई परिवर्तन किया जा रहा है, तब ये प्रोविजन होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट्स के भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जब स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं यहाँ पर खाली, तो फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये हो गया। याद रखिएगा क्लास ये चीज। यहाँ देख लीजिए, साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजॉरिटी, इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग उपस्थित हैं और मतदान दे रहे हैं उनमें से अगर 50% से अधिक सदस्यों ने मतलब फेवर में वोटिंग दी है तो वो साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। इसका तात्पर्य उपस्थित और मतदान करने वाले का 50 से अधिक सदस्यों के बहुमत से होता है। विशेष बहुमत की जब हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3, ठीक है, और जो कुल संख्या है टोटल उसका 50% से अधिक। ये चीज याद रखिएगा। प्रेजेंट वोटिंग मतलब क्या? आप लोग जब स्कूल जाते हो, आपके स्कूल की स्ट्रेंथ जो है वो 50 है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट हो सकता है एक दिन 45 हो, कभी 42 हो, 43 हो, ठीक है। अब उस दिन जब वोटिंग कराया जाएगा तो 43 लोग ही वोट करेंगे ना, तो यही होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। उस दिन जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनका हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं उपस्थित सदस्यों के 2/3, और जो पूरी आपकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब इसका 50% अगर हम करेंगे तो 25 से अधिक।
समझ में आ गया ये। और संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति, मतलब दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से तो पास हो ही, साथ ही साथ राज्य के विधानमंडलों के आधे सदस्यों की साधारण बहुमत से भी सहमति हो। ये चीज याद रखिएगा परीक्षा के लिए। ये जो मैंने चीज अंडरलाइन की है ना, ये याद रखिएगा। जब भी संघीय ढांचा में परिवर्तन करना होगा तो राज्य विधान मंडलों द्वारा उसको पास होना पड़ेगा। मतलब जो स्टेट्स हैं, हाफ ऑफ द स्टेट उसको पास करे, और स्टेट में उनको साधारण बहुमत की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी चीज याद रखिएगा। हम जब लोकसभा राज्यसभा में इसको पास कराएंगे तो वहां पर विशेष बहुमत से पास कराएंगे, लेकिन जब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में पास कराएंगे तो सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से। ठीक है क्लास, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। परीक्षा में यहीं पर छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। परीक्षा में आपको दे देगा संघीय ढांचा में कोई परिवर्तन करना है तो उसे दोनों सदनों में विशेष बहुमत के अलावा राज्य के विधान मंडलों में भी विशेष बहुमत से पारित करना होगा। तो आप बताएंगे नहीं, राज्यों में विशेष बहुमत से नहीं पारित करना होगा, उसे साधारण बहुमत से पारित करना होगा। चलिए आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो बताइए वेलफेयर स्टेट में हम क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, हम भले की बात करें, ज्यादातर लोगों का भला हो सके, यही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। एकदम सही है। इंडिया में हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखते हैं, ये भी सही है। तो यहां पर आपका सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है क्लास, तो चलिए आज के सेशन को अब हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट क्लास में ना जो मैंने आपको बालको वाला कोरबा के आगे वहां पे एमपी लिखा था, गलती से मैंने व्याख्या में पढ़ दिया था, उसको आप एकदम ध्यानपूर्वक सही कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ होगा, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए वो इंपॉर्टेंट भी है। कभी भी कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। अगर ह्यूमन एरर मुझसे होती है तो मैं उसको जरूर अगले क्लास में सही कराऊंगी। ठीक है, गलत नहीं कराऊंगी आप लोगों का, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अंत में जाते जाते फिर एक बार कहूंगी, अपने पे विश्वास रखिएगा, शीशे के सामने खड़े होइएगा और कहिएगा हम कर सकते हैं, और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिएगा। परीक्षा जैसे पास आएगी आपको घबराहट होगी, लेकिन वो एक साधारण सी घटना है जो सबके साथ घटित होती है। जो टॉपर्स है ना, उनके साथ भी ये चीज होता है, लेकिन बस इसमें वो क्या होता है कि वो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखकर आप परीक्षा के लिए तैयारी करिए, कर्म करिए, अच्छे से पढ़िए। ईश्वर का आशीर्वाद, आपके माता पिता का आशीर्वाद और आपके जो भी आपके हितैषी हैं उन सभी का आशीर्वाद, आपके गुरुओं का आशीर्वाद सब आपके साथ है। इस विश्वास के साथ पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, और मेहनत भी आपको सही डायरेक्शन में करना है, ये भी चीज याद रखिएगा। कोई भी घबराहट होती है, परेशानी होती है तो आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद क्लास, आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग स्वस्थ रहें। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करती हूँ। मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ आप लोग बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास।